एक डॉक्टर कैसे बनता है? इसके लिए कौन-कौन सी परीक्षाएँ पास करनी पड़ती हैं? ये सफ़र कैसा होता है? फिर बोलते हैं 10वीं की बोर्ड हो जाए उसके बाद तुम्हारा क्लियर है। फिर बोलते हैं 12वीं की बोर्ड क्लियर हो जाए उसके बाद तुम्हारा क्लियर है। फिर दाना बात है नीट, यूजी। तो बच्चे बच्चे बहुत डर जाते हैं कोचिंग। दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं कि हमें डॉक्टरों की ज़रूरत ना पड़े या जनरल सर्जन की ज़रूरत ना पड़े, हम उसका ध्यान रख सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये सत्युग है नहीं, तो वी आर नॉट हैविंग एवरीथिंग वेरी प्योर। ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाता है इंटर्नशिप के लिए, तो अधिकांश ये देखा जाता है कि लोग बचते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से, जबकि हकीकत में ज़रूरत सबसे ज़्यादा वहीं। तो जब ग्रामीण क्षेत्रों तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंचेगा, अच्छा डॉक्टर के रहने की व्यवस्था, डॉक्टर्स की सेफ्टी नहीं पहुंचेगी, तब तक मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर प्रीफर करेगा। वहाँ पे डॉक्टरों की कमी की वजह से ऐसे जो झोला छाप, जिन्हें हम डॉक्टर कहते हैं, झोला छाप डॉक्टर, बंगाली डॉक्टर, ये वहाँ बढ़ जाते हैं। इसके रीवा और आसपास के इलाकों में विदाउट एनी डिग्री देयर आर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स वो प्रिस्क्राइब मेडिसिन विच आर वेरी हाई पावर। उसको खाने के कारण मरीजों की आंख फट जाती है। डॉक्टरों से ये भी शिकायत रहती है कि वो जेनरिक दवाइयाँ नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि भारत सरकार भी अप्रूव की है और उसका निर्यात भी करती है। बोलता हूँ कि आई राइट नेम ऑफ ड्रग्स, आई डोंट राइट ब्रांड्स। डॉक्टर्स, मेडिकल केमिस्ट और लैब, ये तीनों का एक नेक्सस काम करता है जिस पे कमीशन बेस्ड होता है। व्हाट इज देयर मेन गोल? टू प्रोवाइड इनफ फॉर देयर फैमिलीज। मैं ये नहीं बोलता अति नहीं होनी चाहिए। ये डॉक्टर्स अस्पताल में कम और अपने पर्सनल क्लिनिक में ज़्यादा समय बिताते हैं, ऐसा क्यों होता है? अब रोज 3 जनों की ड्यूटी लगती है, ऐसा तो है नहीं 20 रोज बैठे रहेंगे। 600 ईसा पूर्व भारत में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था सुश्रुत, जिन्हें सर्जरी का जनक भी माना जाता है। आधुनिक विज्ञान के कई साल पहले से भारत में सर्जरी जैसी तकनीक विकसित थी। हम में से कई लोगों को लगता है कि डॉक्टरी पेशा पश्चिम या अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों की देन नहीं, बल्कि यह भारत में कई साल पहले से उपलब्ध थी। लेकिन ये डॉक्टर क्या है? कोई डॉक्टर कैसे बनता है? सर्जरी क्या होती है? डॉक्टरों के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? और डॉक्टर का पेशा प्रॉफिट मेकिंग कैसे बन गया? आज इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सरोकार मुलाकात में आज हैं डॉक्टर आश्रय द्विवेदी जी, जो कि एक जनरल सर्जन हैं, साथ ही जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन रीवा के अध्यक्ष हैं। साथ ही समसामयिक मुद्दों पर काफ़ी बेहद मुखर और बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले आप अपनी पृष्ठभूमि और शिक्षा के बारे में बताइए। कि व्हेन आई वाज इन 3rd स्टैंडर्ड डिस्कवरी का एक प्रोग्राम आता था ओपन हार्ट सर्जरीज के ऊपर। तो जब हमने वो देखा तो आई वाज सो मच फैसिनेटेड बाय दैट बीटिंग हार्ट ऑन मशीन कि हमने तभी सोच लिया कि बनना है तो सर्जन बनना है। और तब से मैं इस फील्ड में फ्रॉम स्टैंडर्ड 3rd आई वाज बिहाइंड दैट। खैर हमने 2015 में हम फिलीपींस गए, हमारा MBBS फिलीपींस से है। वहाँ हमने 2 डिग्री ली, एक BSc इन बायोलॉजी और MBBS। देन आई केम टू इंडिया, आई गिव 2 एग्जामिनेशंस, USMLE और प्लैब, दोनों मैंने क्रैक कर ली। बट माई फादर टोल्ड मी कि यहाँ इंडिया में रहो, इंडिया में ज़्यादा ज़रूरत है डॉक्टरों की। अच्छा। तो फिर हमने नीट PG क्रैक किया। नीट PG में ऑल इंडिया कोटा में आई वॉज असाइंड रीवा कॉलेज एंड इट इज़ रियली वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस बिकॉज आई वर्क देयर, आई कैन से दैट। कोई डॉक्टर कैसे बनता है? इसके लिए कौन-कौन सी परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं? ये सफ़र कैसा होता है? तो कुल मिला के ऐसा बताइए कि बात क्लियरिटी और स्पष्टता से दर्शकों को समझ में आ जाए। तो जैसे मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर बनना, जैसे आपने सफ़र कहा, तो वो दोनों का सफ़र है, हिंदी का भी सफ़र है और अंग्रेज़ी का भी सफ़र है। SUFFER। उसका कारण ये है कि पहले तो आप जब बच्चे होते हैं तो 9th 10th तक, हाँ मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, दैट इज़ पेरेंटल प्रेशर। फिर बोलते हैं 10वीं की बोर्ड हो जाए उसके बाद तुम्हारा क्लियर है। फिर बोलते हैं 12वीं की बोर्ड क्लियर हो जाए उसके बाद तुम्हारा क्लियर है। फिर दानावाद है नीट, UG। तो बच्चे बहुत डर जाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह आजकल तो जो हो गया एक टाइप ऑफ बिजनेस, तो कोचिंग अटेंड करते हैं। कोचिंग अटेंड करने के बाद देयर आर मल्टीपल अटेम्प्ट्स कि वो पास कर ले, वो क्रैक कर ले, ताकि उनको एडमिशन मिले। उसमें भी डिफरेंट क्राइटेरिया कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, ये कॉलेज नहीं चाहिए। नीट UG क्रॉस करने के बाद आदमी पहुँचता है MBBS में। तो MBBS के जो 5 साल होते हैं उसमें फर्स्ट ईयर में ही आपको डेड बॉडी दे दी जाती है, कैडेवर, बिकॉज यू नीड टू स्टडी द एनाटॉमी। इफ़ यू डोंट नो द बेसिक्स, हाउ कैन यू स्टडी मेडिसिन फर्दर? एग्जैक्टली। तो पहला झटका आदमी को 12वीं से जब मैं MBBS में आता है तो पहला फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी का झटका लगता है, जब आपको कैडेवर दे दिया जाता है। और बहुत सारे हमने देखे हैं क्लासमेट्स बेहोश हो जाते हैं फर्स्ट टाइम। फिर धीरे धीरे जैसे 5 साल ट्रेन होते हैं आदमी MBBS में, उसके बाद PG का प्रेशर आ जाता है। तो उसमें नीट PG नाम की एक एग्ज़ाम होती है।
जब नीट पीजी आदमी क्रैक करता है तो उनके जो ऑल इंडिया के स्कोर्स आते हैं, तो देर आर स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा। जैसे मैंने ऑल इंडिया कोटा से लिया है, आई एम बेसिकली फ्रॉम गुजरात, पर हमको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू रीवा साइन हुआ। ऐसे स्टेट कोटा में मध्य प्रदेश के लोगों को रीवा में 50% सीट्स अलॉटेड होती है कोई भी स्टेट की, तो ऐसे भी एडमिशन होते हैं। और जो ब्रांचेस सिलेक्ट करना चाहे, जैसे कुछ ब्रांचेस होती हैं वो बहुत हाई रैंकिंग जाती है, जैसे रेडियो है, डरमा है, उसकी वजह ये है। ऐसे देखिए मोस्टली अब क्या होता है, पहले एक पैशन होता था, सर्जरी मेरा पैशन है जैसे, पर अब लोग क्या सोचते हैं कि कम काम में ज़्यादा प्रॉफिट। तो व्हाट आर दोज वाइट कॉलर प्रोफेशंस, जैसे सर्जरी में हमको आज भी रात को जाना पड़ेगा, आपको कुछ फील्ड जैसे रेडियोलॉजी हो गया आपके पास आ जाते, नहीं काम तो उसमें भी है, पर क्या आप लैपटॉप पे से उसको हैंडल कर सकते हैं, जबकि सर्जरी और बाकी सारे जो फील्ड्स हैं, ऑन ग्राउंड फील्ड्स हैं, उसमें आपको दौड़ के जाना पड़ता है। उसके बाद फिर आता है नीट एसएस माने सुपर स्पेशलिटी। तो आफ्टर बीइंग अ जनरल सर्जन आई एम ऑल्सो अपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम। नीट एसएस होता है, उसमें यू कैन चूज अमॉन्ग 6 ब्रांचेस। ऑन्को सर्जरी ले लीजिए, कार्डियो सर्जरी ले लीजिए, न्यूरो सर्जरी है, यूरो सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है। तो उसके बाद स्कोप, इसीलिए कहते हैं ना कि डॉक्टर की पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। जी, आप एक जनरल सर्जन हैं, तो सबसे पहले ये बताइए सर्जरी क्या होती है। और सर्जरी शल्य क्रिया, जिसका उल्लेख वेद पुराणों में भी मिलता है, जैसे आपने सुश्रुत का भी वर्णन किया। सुश्रुत शल्य क्रिया के जनक माने जाते हैं। तो सर्जरी इज़ नॉट न्यू फॉर इंडिया एटलीस्ट। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि हम एक बाल को लॉन्गिट्यूडनली 10 हिस्सों में बांट सकते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है। तो बेसिकली क्या है कि ह्यूमन बॉडी इज़ अ मशीन, अ वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन क्रिएटेड बाय अपने भगवान। तो उसमें जब कोई गड़बड़ होती है तो आप 2 प्रकार से उसको ट्रीट कर सकते हैं। एक होता है द्रव्य से, जो मेडिसिन वाले करते हैं, दूसरा होता है शल्य क्रिया से, कि वी हैव टू इंटरवीन। जैसे अगर किसी को चोट लग जाती है और ब्रेन में खून का थक्का जम जाता है, तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि कोई भी द्रव्य उसको ठीक कर सके। तो जो ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ द्रव्य रुक जाते हैं, वहाँ सर्जरी का रोल आता है। आपने इसे ही क्यों चुना? मैंने जैसे पहले ही बोला कि सर्जरी इज़ अ वेरी लॉजिकल थिंग। मेडिसिन में क्या होता है कि मैं एक मेडिसिन दूं, आपको बीपी की दवाई दूं, वो अंदर जाके क्या काम करेगी, आपको कितनी असर करेगी, मुझे नहीं पता है। जबकि सर्जरी में क्या है, हाँ भाई आँत फट गई, हमने आँत को सील दिया, मरीज ठीक हो गया। हाँ सिर में चोट लग गई, सिर को हमने ऑपरेट कर दिया, वो मरीज ठीक हो गया। तो देयर इज समथिंग वेरी लॉजिकल इन सर्जरी, सो आई चोज सर्जरी। आजकल हार्निया के मरीज बढ़ गए हैं, यह मर्ज क्या है और इसकी रोकथाम क्या है, उपचार क्या है, इसको आप समझाइए। देखिए हर्निया बेसिकली क्या है कि जब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हर्नियाज मेनली, है ना, पर उसकी गहराई में, क्योंकि अब दिस इज़ नॉट अ इंटरव्यू अबाउट मेडिकल साइंस। बेसिकली जब आपकी आंत होती है वो एब्डोमिनल वॉल को पुश करके जब बाहर आ जाती है, दैट इज़ हर्निया। इसको और थोड़ा सा अगर समझाएं आसानी से। जैसे मेरे मसल्स हैं, मांसपेशियाँ जो अपने पेट की होती है, वो जब वीक हो जाती है, या तो उम्र की वजह से या जेनेटिक, 2 कारण हो सकते हैं। जेनेटिक भी हो सकता है, उम्र के कारण भी हो सकता है, या बहुत ज़्यादा वजन उठाने के कारण भी हो सकता है। जब वो मांसपेशियाँ एब्डोमेन की आपकी ढीली बढ़ जाती है, तो हमारी जो अंदर आंत है, पेट के अंदर जो आंत है, वो प्रेशर से बाहर निकल आती है थ्रू द एब्डोमिनल वॉल। तो स्किन तो आपकी वही है, स्किन तो ऐसी ही रहेगी, स्किन तो नहीं फटेगी आपकी, पर जो एब्डोमिनल मसल वॉल है दैट गिव्स अ वे। तो जैसे ये एब्डोमिनल वॉल है, ये वीक हो गई तो यहाँ स्पेस बन गई, और ये मेरी आंत जो अंदर पहले थी, वो आंत यहाँ से ऐसे बाहर चली जाएगी, वो है स्किन से ढकी हुई, तो दैट इज हर्निया। और इसका उपचार कैसे हो सकता है? देखिए सम डिसीजेज आर ओनली फॉर सर्जरी, सो हर्निया का उपचार मात्र सर्जरी है। ठीक है, लेकिन इसका लक्षण कैसे पहचाने? लक्षण देखिए, लक्षण तो पेशेंट्स जो हमारे पास मेनली आते हैं, दे ओनली कंप्लेंट अबाउट पेन और गठान, या ऐसा बोलते हैं कि गठान आती है और फिर चली जाती है। तो मेनली हर्निया का क्या होता है कि जैसे प्रेशर आया तो आंत बाहर निकल आई, फिर वो अपने आप मरीज अंदर कर लेता है तो ठीक हो जाता है, फिर से नॉर्मल हो जाता है, फिर उसको खांसी आ गई, वजन उठा लेता, फिर से बाहर निकल आता है। बट इट इज़ नेसेसरी टू बी ऑपरेटेड। उसका कारण ये है कि जब हर्निया चलिए अंदर बाहर होता है, दैट इज रिड्यूसिबल हर्निया, दैट इज नॉट एन इमरजेंसी। कभी कभार क्या होता है कि आंत जब उतर आती है तो उसमें सूजन आ जाती है, तो वो वापस नहीं जा पाती। ऐसी कंडीशन में वो गैंग्रीनस होकर आंत फटने के चांस बढ़ जाते हैं 100 टाइम्स, और उसमें मरीज की जान चले जाने के खतरे हैं। तो द अर्लियर वी ट्रीट हर्निया,
द बेटर द प्रोग्नोसिस। घरेलू तकनीक अपना सकते हैं या रोज़मर्रा में अपने दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं कि हमें डॉक्टरों की ज़रूरत ना पड़े या जनरल सर्जन की ज़रूरत ना पड़े, हम उसका ध्यान रख सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये सत्युग है नहीं, तो वी आर नॉट हैविंग एवरीथिंग वेरी प्योर। जैसे आज भी हम जो भी खा रहे हैं, कहीं भी खा रहे हैं, तो दैट इज़ हैविंग सम और अदर मिलावट। तो इस ज़माने में डॉक्टर की ज़रूरत ना होना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जितनी भी ट्राई कर ली, यू कैन नॉट गेट द प्योरेस्ट थिंग्स। और वही है कि एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन भी इतना है ना, जितनी परहेज़ आप कर सके इन चीज़ों से, जैसे फास्ट फूड हो गया, आई कैन इग्नोर फास्ट फूड, आई कैन हैव होममेड फूड, आई कैन द बेस्ट थिंग इज़ अबाउट न्यूट्रिशन, केयरिंग अबाउट ओन न्यूट्रिशन, हाउ टू बिल्ड माई इम्यूनिटी। जैसे आयुर्वेद में बोलते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति, है ना। तो इफ़ आई एम वेरी इम्यून तो आई विल नॉट नीड डॉक्टर्स मच, बट इफ़ माई इम्यूनिटी इज़ अफेक्टेड एंड माई गट इज़ अफेक्टेड, कि मुझे कब्ज़ की प्रॉब्लम है और मुझे डाइटरी प्रॉब्लम्स हैं, देन आई विल श्योरली नीड अ डॉक्टर। तो मैं आपकी बात पे ये समझ रहा हूँ कि होममेड फूड पर हमें रिलाई करना है। न्यूट्रिशन इन जनरल, मतलब चाहे होममेड ना भी हो, बट न्यूट्रिशन, देखिए हिंदुस्तानी पाक शास्त्र बहुत ही समृद्ध है। हमारे मसाले ही हमारी दवाइयाँ हैं, हमारा खाना ही हमारी दवाइयाँ हैं। जब से हम मुड़ने लगे, जैसे आज भी अपन कभी बोलते हैं कि गांव वाले लोग तो इतने हट्टे तगड़े 100 साल तक जीते हैं, क्यों जीते हैं? खान पान का तरीका उनका, क्योंकि आज भी जो द्रव्य हैं, ऑल द मेडिकेशंस आर प्रेजेंट इन माई किचन ऑल्सो, पर हमको तो वो प्रेफर करना नहीं है। आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में आप या हम एक थाली भी अच्छे से थोड़ी खा पाते हैं। स्ट्रेस ज़्यादा है, हवा में पॉल्यूशन है, खाने में विकृति आ गई है, फास्ट फूड आ गया है। तो इन दैट केस यू नीड टू फोकस ऑन द न्यूट्रिशन। आप जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इस एसोसिएशन का गठन क्यों हुआ और इसके पीछे क्या उद्देश्य है? आप किन मुद्दों को लेकर बात रखते हैं अपने? देखिए, पहले तो जूनियर डॉक्टर्स की व्याख्या कर लें। एमबीबीएस का हमारा फर्स्ट ईयर छात्र से लेके हमारे जो भी लोग पीजी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, दे आर नॉट डिग्री होल्डर्स। लाइक एमबीबीएस की डिग्री है उनके पास, बट दे आर नॉट कंसल्टेंट्स। जो हम कंसल्टेंट बोलते हैं, माने नाउ आई एम अ कंसल्टेंट बिकॉज लाइक आई कैन नॉट टेल माई सेल्फ अ कंसल्टेंट येट, क्योंकि एमएस की डिग्री आ गई, पर मुझे आगे अभी पढ़ना है। तो जब तक पढ़ाई चलती है, दैट फेज में डॉक्टर इज अ जूनियर डॉक्टर, ठीक है, चाहे कितना भी उसको आता हो। दे आर बॉन्डेड बाय गवर्नमेंट एंड द इंस्टीट्यूशंस, कि हमारे पास बॉन्ड होता है। हम हमारे साथ कुछ भी होता है तो हम सीट छोड़ के जा नहीं सकते, चाहे वो रैगिंग ले लीजिए, चाहे कोई और घटना ले लीजिए, चाहे कोई अदर डिपार्टमेंट इंटर डिपार्टमेंटल मैटर हो जाए, कोई हॉस्पिटल रिलेटेड मैटर हो जाए, अंदर ही कोई मैटर हो जाए डॉक्टर, दो जूनियर डॉक्टर्स के अंदर। तो इसको सुलझाने के लिए सी एसोसिएशन वाज वेरी नेसेसरी, एंड दिस इज नॉट अ न्यू एसोसिएशन, इट हैज़ बीन फॉर ईयर्स। कि जब भी जैसे संघ होता है, संघीय शक्ति, तो एक इंस्टीट्यूशन में कम से कम 300 से 400 जूनियर डॉक्टर्स होते हैं। तो विदाउट अ गवर्निंग बॉडी कहाँ वो लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स रख पाएंगे? सो टू प्रोवाइड दैट प्लेटफॉर्म, जेडीए इज देयर। आपको क्यों लगा कि आपको इसका अध्यक्ष होना चाहिए? किसी को लगता नहीं है कि अध्यक्ष होना चाहिए, ऐसा हमारे साथ भी हुआ था कि हमने नहीं सोचा था कभी भी कि हम जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष बनेंगे, पर इलेक्शन में जिसको वोट ज़्यादा मिले, और हमको तो लास्ट में खड़ा कर दिया गया था, नाम ले लिया गया कि डॉक्टर आशीष द्विवेदी, और कोई निर्विरोधी हुए हैं, ऐसा कुछ था नहीं। तो हाँ, मतलब ऐसा सोचा नहीं था बनेंगे, पर बन गए। क्योंकि अब डॉक्टरी पेशा से जुड़े कुछ सवाल कर लेते हैं, आप इस पे जुड़े हुए हैं। शिक्षक और डॉक्टरों को भगवान का रूप, दूसरा रूप माना जाता है और सर्वाधिक समाज में सम्मान मिलता है। लेकिन ये भी देखने को मिलता है कहीं ना कहीं कि डॉक्टर्स अस्पताल में कम और अपने पर्सनल क्लिनिक में ज़्यादा समय बिताते हैं। ऐसा क्यों होता है? अधिकांश ऐसा देखने को मिलता है। देखिए, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इसलिए वो है विवादित। आपने बोला डॉक्टर्स अस्पताल में कम, गवर्नमेंट अस्पताल की शायद आप बात कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट मिसअंडरस्टूड। तो क्या है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपने अपने ड्यूटी डॉक्टर्स रहते ही हैं, मतलब देर आर 20 पीपल इन अ डिपार्टमेंट। अब रोज़ 3 जनों की ड्यूटी लगती है, ऐसा तो है नहीं कि 20 रोज़ बैठे रहेंगे। सो सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार जिसकी ड्यूटी लगती है वो वहीं देखते हैं, बट जिनकी नहीं लगती है
एंड सरकार का ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो लोग प्राइवेट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जबकि राजस्थान वगैरह कुछ कुछ स्टेट्स में ऐसा नियम है, जहाँ नियम है वहाँ वो लोग पालन करते हैं, जहाँ नियम है नहीं वहाँ पालन करने की कोई ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। तो इसमें हम ये मानते हैं कि जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार डॉक्टर्स अपने आप ठीक कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। ठीक है, ये डॉक्टरी का पेशा धीरे धीरे प्रॉफिट मेकिंग बनता जा रहा है। कैसे कि इसमें डॉक्टर्स, मेडिकल, केमिस्ट और लैब, ये तीनों का एक नेक्सस काम करता है जिस पे कमीशन बेस्ड होता है। तो इसके पीछे क्या सोच है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसका मैं सिंपल उदाहरण बना देता हूँ कि व्हेन वी एंटर द MBBS कोर्स, व्हेन आई एंटर्ड माय MBBS कोर्स इन फिलीपींस, सो उन लोगों ने बोला कि व्हाई यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, सो ऑलवेज द फर्स्ट आंसर इज ह्यूमैनिटी, टू सर्व द ह्यूमैनिटी। मेरा भी आंसर यही था कि टू सर्व द ह्यूमैनिटी, और ये बात सच है, बिकॉज विदाउट बीइंग अ ह्यूमन यू कैन नॉट बी अ गुड डॉक्टर। अगर आप में वो काइंडनेस का टच नहीं है तो आप डॉक्टर अच्छे नहीं बन सकते। पर दूसरा मेरा वाक्य ये था कि ऑल्सो फॉर मॉनिटरी पर्पसेस, और ये मेरा वाक्य नहीं है, चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई केमिस्ट हो, चाहे कोई भी पेशा हो, व्हाट इज देयर मेन गोल? टू प्रोवाइड इनफ फॉर देयर फैमिलीज। मैं ये नहीं, बहुत अति नहीं होनी चाहिए, उसके मैं विरोध में हूँ। जैसे आप कहते हैं नेक्सस चलते हैं, उसके मैं बिल्कुल विरोध में हूँ। पर ये कह देना कि डॉक्टर्स बहुत लूट रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक स्टिग्मा बन जाता है सोसाइटी में कि सारे डॉक्टर्स लूट रहे हैं। हाँ, हम मानते हैं कि ऐसे डॉक्टर्स हैं, इससे हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे, पर जो कर रहे हैं उनको पॉइंट आउट करके उनको अलग करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, पूरी डॉक्टर्स हमारे वाइट कोट्स पूरे दाग वाले हो जाते हैं। सो दैट इज़ नॉट द केस। उसमें जो सर्विस करने वाले डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन उसमें समर्पित कर दिया, उनको भी फिर जो दर्जा होता है वो नहीं मिल पाता है। तो वे सभी एक साथ हो जाते हैं, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो होते हैं वो ग्रामीण और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो उनको ज़्यादा कष्ट होता है इन सब चीज़ों से और तकलीफ होती है। डॉक्टरों से ये भी शिकायत रहती है कि वो जेनरिक दवाइयाँ नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि भारत सरकार भी अप्रूव की है और उसका निर्यात भी करती है। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, बेसिकली हम जहाँ से पढ़े हैं, और आज भी मतलब मैं तो अपने आप को और अपने गुरुओं का बोलता हूँ कि आई राइट नेम ऑफ ड्रग्स, आई डोंट राइट ब्रांड्स। दैट इज़ माई ओन परसेप्शन, बिकॉज पेशेंट अपने आप का मालिक होता है। अब मैं ड्रग उसको लिख देता हूँ, उसको जो भी ब्रांड का लेना हो वो फ्री है अपने आप, है ना। तो आई इंस्टेड ऑफ राइटिंग some brand, I just write amoxicillin plus clavulanic acid. Now there are multiple compositions of multiple brands available across the market. So to save myself and to be very ethical, you know, there is an ethical practice according to the definition. तो उसमें तो मैं तो खुद जेनरिक ही लिखता हूँ, जैसे पैरासीटामोल 500, आई डोंट प्रिस्क्राइब सम ब्रांड नेम्स सच एज डोलो हो गया, मेटासिन हो गया, देयर आर ब्रांड नेम्स, बट आई डोंट प्रिस्क्राइब सच। कभी कभी क्या होता है कि ब्रांड नेम्स आर दैट पावरफुल कि दे आर सिनोनिमस टू द ओरिजिनल ड्रग। जैसे डोलो हो गया, तो आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग पैरासीटामोल जानना बंद कर दिए हैं। लोग क्या बोलते हैं, डोलो ले दो। ये फर्स्ट थिंग है। और दूसरी, हाँ बताइए। नहीं, आप उस पर कंटिन्यू। दूसरा ये बात है कि डायग्नोस्टिक्स का भी इसमें बहुत रोल आता है कि मैं कहाँ से डायग्नोस्टिक करवा रहा हूँ। तो दैट इज ऑल्सो पेशेंट की मर्जी होती है, लिखना हमारा काम होता है। बट दैट टू, एक और पॉइंट यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने आजकल जो ट्रेंड देखा है पेशेंट्स में, वो आते हैं हमारे पास और बोलते हैं डॉक्टर साहब MRI लिख दीजिए, डॉक्टर साहब CT स्कैन लिख दीजिए। क्यों? बिकॉज दे आर ऑलरेडी कंसल्टेड बाय गूगल पे सर्च करके कि सिर में थोड़ा सा लग गया चोट तो क्या करवाना चाहिए, गूगल विल सजेस्ट एनीथिंग XYZ अकॉर्डिंग टू देयर एल्गोरिथम्स, है ना। तो दे कम टू अस, देन दे आर लाइक करवा दीजिए। अब बोले क्यों करवाया, तो बोले आयुष्मान है। सो नाउ द पेशेंट्स आर डिक्टेटिंग डॉक्टर्स व्हाट टेस्ट टू प्रिस्क्राइब। और अगर ना करवाया जाए तो उनको बहुत बुरा लगता है कि इन डॉक्टर साहब ने हमको इसीलिए नहीं देखा कि प्राइवेट में देखना चाहते। रीज़न क्या होता है, भाई हमने 5 साल पढ़ाई क्यों की। टेस्ट, अगर आपको टेस्ट करवाना होता है, MRI करवाना होता है, तो MRI में तो सब साफ इंग्लिश में लिखा होता है कि द लंबर डिस्क इज हर्निएटेड, दिस हैज बीन हैपेंड, दिस इज नॉट गोइंग ऑन, दिस इज गोइंग ऑन। तो वो पढ़ के तो कोई भी XYZ मरीज भी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कर सकता है गूगल को पूछ के। तो फिर हम 5 साल पढ़े क्यों, 5 साल उसके बाद 3, उसके बाद 3, इतनी पढ़ाई क्यों की? वी जस्ट यूज द टेस्ट फॉर कंफर्मेशन, नॉट फॉर डायग्नोसिस। आवर डायग्नोसिस इज ऑलवेज क्लिनिकल डायग्नोसिस को कंफर्मेशन के लिए जो लीस्ट टेस्ट रिक्वायर्ड होता है,
जो मुझे मेरे जजमेंट के अकॉर्डिंग लगता है वही लिखा जाता है। क्योंकि ना कहीं एमआरआई और एक्सरेज का दुष्प्रभाव भी होता है ह्यूमन बहुत बॉडी ज़्यादा। और मैं रीवा की जनता को तो खास करके बताना चाहूँगा, हाँ आफ्टर ज्वाइनिंग संजय गांधी आई हैव सीन दैट पेशेंट्स कम फ्रॉम फार अवे। क्यों? क्योंकि उनको सिटी स्कैन करवाना है। भर्ती इसलिए होते हैं क्योंकि सिटी स्कैन करवाना है, और उनको पता है कि रीवा में काम कैसे चलता है, यहाँ वहाँ से फ़ोन करवा दिए तो भर्ती हो जाएंगे। फिर एक्सरेज करवाना, भाई आप एक्सरे करवा दो। और डॉक्टर भी क्या करें, द रेशियो ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कहता है कि पर 1000 पीपल देयर शुड बी 1 डॉक्टर। इंडिया का रेशियो है 1:10,000, मतलब 10,000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर है। पर एक डॉक्टर है, वो भी मिला के BAMS, BHMS, यूनानी, ये सब मिला करके पर 10,000 डॉक्टर है। तो स्थिति ये है। इसके पीछे क्या सोच ये रहती है कि ये जो चलन बढ़ चुका है कि खुद ही डॉक्टर बन रहे हैं ये लोग, जो गूगल पर और इंटरनेट पर ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। एक तो इंटरनेट सबको सुलभ है, जियो वगैरह जब से आए हैं मार्केट में, और उस कंपटीशन में इंटरनेट सबको सुलभ हो गया है। दूसरा क्या है कि डॉक्टर्स का एक स्टिग्मा ऐसा बनाया गया है कि डॉक्टर्स आर पोर्ट्रेड वेरी नेगेटिवली, चाहे फिल्म्स के थ्रू हो, चाहे मतलब मैंने जैसे बोला पहले भी आपको पूछा कि एक नेक्सस, तो उसमें क्या है पूरे डॉक्टर कम्युनिटी बदनाम होती है। नाउ द मिनिमल फीस, मतलब 300 रुपये आप होटल में खाएंगे तो 3,000 रुपये का बिल बन जाएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। डॉक्टर को 300 रुपये देने होंगे तो झिझक होगी, भाई 300 रुपये लेता है, इच्छा अच्छा तो पहले इंटरनेट पे देख लो कि हमको मर्ज क्या है। तो वो ज़्यादा सुलभ है। अगर सिम्टम्स डाल दिए और कुछ मर्ज आ गया, हाँ, तो उसमें क्या होता है कि पूरा dwindle हो जाता है पेशेंट। फिर उसमें हमारा भी कंसल्टेशन टाइम उतना खराब होता है, उनका भी उतना टाइम खराब होता है, टोटल रिसोर्स वेस्टेज है। रिसोर्स कैसे वेस्ट होते हैं? एक तो पेशेंट आएगा तो पेशेंट के घर का पेट्रोल, जितना टाइम हमारे पास रहा उतना रोजी रोटी नहीं कमा रहा, कोई छुट्टी लेके डॉक्टर के पास आता है। दूसरा, हम जो पेशेंट देखने वाले थे, जो सच में पेशेंट था, उसको नहीं देख पाते क्योंकि इनको अटेंड कर रहे होते हैं। ऊपर से वो अपना बना के लाते हैं एक कि हमको यही है और यहीं जाके बोलना है, तो उसको हमको थोड़ा वाइट वॉश करने में टाइम लग जाता है कि भाई आपको ये नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो सारे टोटल रिसोर्स की ये वेस्टेज है एक्चुअली। जैसे कि ऑनलाइन आजकल लोग ऑनलाइन डॉक्टर्स पे भी मिलते हैं, और जो भी वेबसाइट सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं उस पर मिल रहे हैं। ये कितना रिलाई, क्या विश्वास कर सकते हैं ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं? इसमें मेजर टर्निंग पॉइंट कोरोना का आया। जब कोरोना आया तो डॉक्टर्स वर नॉट एबल टू विजिट पेशेंट्स डायरेक्टली। सम प्रोफेशंस, जैसे जो बहुत सीनियर डॉक्टर्स थे, वो नहीं आ पाते थे क्योंकि अगर वो कोरोना में आते तो उनकी जान को खतरा हो जाता। तो देयर वर सम एप्लीकेशंस एंड दे वर वेरी हेल्पफुल एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने बहुत पेशेंट्स को सही कर दिया घर पे ही। तो इफ़ एन एप्लीकेशन इज़ रिलायबल, इफ़ द डॉक्टर इज़ रिलायबल, अगर डॉक्टर ट्रस्टवर्दी है, आपने नाम सुना हुआ है, आपके आसपास के हैं या कहीं और भी है पर उनके क्वालिफिकेशंस लिस्टेड हैं ऐप पे, तो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट दैट डॉक्टर, और वो अच्छा है। मतलब आपको रिसोर्स वेस्टेज नहीं होगा, आप जाएंगे आएंगे, आप पूरा अपना बर्बाद करेंगे समय, उससे अच्छा आप मोबाइल पे ही मिल लें डॉक्टर से। ये ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाता है इंटर्नशिप के लिए, पर अधिकांश ये देखा जाता है कि लोग बचते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से, जबकि हकीकत में ज़रूरत सबसे ज़्यादा वहीं है। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, कोई भी मनुष्य अपने कंफर्ट को सबसे पहले रखता है। इसमें सरकार अगर सुविधा देती डॉक्टर्स को, तो मैं नहीं मानता कि कोई डॉक्टर जाने को मना करेगा। इसका ये है मेन कि आप सिविल अस्पताल, मैं तो अभी की बात बता रहा हूँ, मैं एक सिविल अस्पताल में गया था आउटसाइड मध्य प्रदेश, आई वॉज इन महाराष्ट्र समवेयर। सिविल हॉस्पिटल बहुत बड़ा बना है, सिक्योरिटी का कोई स्टाफ नहीं था अंदर। तो इफ़ यू प्रोवाइड ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नो अदर फैसिलिटीज़, जैसे मुझे आप 5 दवाई दे दें और बोले कि 500 मर्ज आप ठीक करें, तो वो तो संभव है ही नहीं। तो जब ग्रामीण क्षेत्रों तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंचेगा, अच्छा डॉक्टर के रहने की व्यवस्था, डॉक्टर्स की सेफ्टी नहीं पहुंचेगी, तब तक मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर प्रीफर करे। डॉक्टर नहीं, कोई भी आदमी, जनरल ग्रामीण भी आप देख लीजिए, गांव छोड़ के शहर क्यों आ रहा है? क्योंकि सुविधाओं का अभाव है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो अगर जब ये दूर हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता डॉक्टर को किसी को परहेज होगा। क्या अब भी वही हालत है जो पहले आप सुनते थे, हम देखते थे? नहीं, पहले से तो बहुत ही बेहतर हालत है। ठीक, मतलब वे बैक इन 2005 एंड अप टू 2010 वी हैव हर्ड स्टोरीज फ्रॉम आवर सीनियर्स कि पैरासीटामोल तक नहीं होती थी बड़ी बड़ी अस्पतालों में, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पैरासीटामोल तक अवेलेबल नहीं होती थी। और वो लोग आज भी उन नेताओं को कोसते हैं जो लोग उस टाइम राज करते थे। तो अब आई डोंट वांट टू गो इन एनी पॉलिटिकल व्यूज़,
बट वो बोलते हैं कि यार इनके राज में तो एक पैरासीटामोल गोली तक नहीं आती थी, आज अपने पास इतने सारे मशीन्स वगैरह हैं। तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे एंड इंडिया, द नेक्स्ट डिकेड इज ऑफ इंडिया मेडिकल फील्ड में, नेक्स्ट फ्यू डिकेड विल रूल द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। आप इस पेशे में हैं, कोई युवा बालक जो भी सुन रहे हैं, जो इस प्रिपरेशन कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे इसकी तैयारी को लेकर, कैसे करनी चाहिए? आप उसको अगर विस्तार से समझा दें तो। बिल्कुल। देखिए, डॉक्टर बनना, अगर सिर्फ पैसों के लिए बनना हो डॉक्टर, तो बिल्कुल मत बनना, बिकॉज देर आर मैनी अदर प्रोफेशन। अब IIT से 36-35 लाख का पैकेज लेके निकलेंगे, बहुत बढ़िया, एंड डॉक्टर्स की सैलरी उतनी नहीं होती है। तो ये तो पहले समाज में जो एक बना रखा है कि डॉक्टर है तो बहुत पैसे हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। दूसरा, इफ यू हैव द गट टू सर्व पीपल, then and then only choose this profession. This is not a comfortable profession. जैसे लोगों को लगता है कि भाई क्लिनिक में बैठ गए और सीधे रुपए ले लिए, ऐसा नहीं होता है। खूब मेहनत लगती है एंड ईच एंड एवरी पेशेंट इज डिफरेंट। अपने आप, जैसे अभी जो MS का रिजल्ट आया तो आई गॉट गोल्ड मेडल इन MP स्टेट। तो मेरे को पत्रकारों ने पूछा कि ऐसा कैसे, आपने क्या पढ़ा? मैंने यही बोला, उनका मेरा उत्तर यही था कि ईच एंड एवरी पेशेंट इज माई टेक्स्ट बुक। जब तक उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन में अच्छे से नहीं करूंगा तो मुझे जो भी लिखा है वो कुछ भी नहीं आएगा। तो दिस आर द बेसिक्स। अभी चलन वो चल रहा है कि जब से कुछ ऐप आ गए हैं इस प्रोफेशन में, कि जैसे मैरो है, प्रेप लेटर, नीट UG क्रैक करने के, नीट PG क्रैक करने के, तब से लोगों का पेशेंट और क्लिनिक से नाता टूट गया है, टूट गया ऐसा नहीं बोलेंगे। अगर वो लोग पेशेंट पे फोकस करेंगे तो आज भी हम 100% श्योर दे विल बी वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स। और एक बार ठान ली, संकल्प से सिद्धि होती है। अगर मुझे डॉक्टर बनना था तो मैं डॉक्टर बन गया। कैसे बना? बहुत सारी कठिनाई आई, पर जब कठिनाई आती है तो भगवान आपके साथ रहता ही है, और अगर आपका नोबल है इरादा तो फिर कुदरत आपकी मदद करती है। ये अध्यक्ष भी हैं और आपको गोल्ड मेडल मिला, तो आपने कैसे अपना इस संगठन में भी अपना फोकस रखा और अपने काम पर भी, इसका बैलेंस कैसे किया आपने? देखिए, कोई भी व्यक्ति इज मल्टी टैलेंटेड। द ओनली थिंग विच इज अ बैरियर इज सिचुएशन। अगर आप सिचुएशन को फेस नहीं करेंगे तो आप नहीं, देखिए जैसे मैंने खुद से नहीं ऐसा तय किया था कि मुझे गोल्ड मेडल चाहिए, है ना, एंड दिस इज नॉट माई, मेरी अकेले की उपलब्धि नहीं है। मेरे वार्ड बॉयज़, मेरे स्वीपर्स, मेरे जूनियर्स, मेरे सीनियर्स, मेरे गुरु, रीवा के लोग, और सबसे ज़्यादा थैंक यू रीवा के मरीजों का, जो संजय गांधी में आज भी विश्वास करके वहाँ आते हैं। अगर वो नहीं आते तो मैं सीख ही नहीं पाता। तो दैट इज द थिंग फॉर गोल्ड मेडल। सो गोल्ड मेडल इज नॉट एन उपलब्धि। मैं आज भी बताता हूँ कि जो गरीब पेशेंट जिसको हम ट्रीट करते हैं, मुझे 3 साल हो गए, आई पास्ड आउट माई MS फ्रॉम हियर। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, इट वॉज 8 मार्च 2022, तब से आज तक मैंने पेशेंट्स को ट्रीट किया। आज भी 50 से ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स हैं कि जो सीजन वाइज मुझे अचार भेजते हैं, चने की भाजी आती तो चने की भाजी फर्स्ट भेजते हैं, गन्ने भेजते हैं। तो वो जो एक सौहार्द होता है, इफ़ यू ट्रीट अ पेशेंट ह्यूमेनली, और वो जो रिस्पेक्ट आपको दिखता है ना, दैट इज़ वर्थ 1000 ऑफ गोल्ड मेडल्स। मैं टॉप करूँ टॉप ना करूँ, वो दैट इज़ प्योर फॉर न्यूज़ पेपर्स एंड फॉर अदर थिंग्स। पर वो जो सेटिस्फेक्शन आपको पेशेंट की आंखों में दिखता है कि नहीं भाई ये हैं तो हम हैं, तो वो आज भी लगता है कि नाउ दिस इज़ अ गुड प्रोफेशन एंड आई शुड लीव माई प्रोफेशन लाइक दिस। शायद इस स्टेटमेंट को आपने बहुत ही अच्छे से जिया है कि धरती पर भगवान के दूसरे रूप होते हैं डॉक्टर। लोग मानते हैं, हम होते नहीं हैं। देखिए, भगवान तो भगवान है, क्योंकि हम भयंकर मेहनत करने के बाद भी हमने वी हैव लॉस्ट आवर पेशेंट्स। एंड सी, इफ अ पर्सन इज नॉट इमोशनल, ही इज नॉट गुड टू बिकम अ डॉक्टर। एन इमोशनल पर्सन कैन बी अ वेरी गुड डॉक्टर, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। तो आप जैसे बोल रहा था नेक्सस वगैरह का, तो मैं यही मानता हूँ कि जो इमोशंस का धीरे धीरे क्षय हो रहा है हमारी सोसाइटी में, दैट इज़ अ बिग अलार्म। नेक्सस इज़ नॉट अ बिग अलार्म। नेक्सस तो लोग कमाना चाहते, कमा रहे हैं अपने आप, वो तो ठीक है। व्हेन अ पर्सन लूजेस हिज और हर इमोशनल टच इन दिस प्रोफेशन, देन ही कैन नेवर बी अ गुड डॉक्टर। कैसे काम किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कमी देखी जा रही है, क्योंकि ग्रामीणों को देखा जा रहा है कि नेक्सस जो काम है वहाँ पे पैथोलॉजीज जो हैं तो वो ज़्यादा चार्ज कर रही हैं एक आम रेट से, और मेडिकल भी जो भी केमिस्ट हैं
तो इसको इस पर कैसे इस पर रोकथाम लगाई जा सकती है, क्या क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि जो भी ग्रामीण लोग के क्षेत्र हैं, तो वी हैव अ वेरी नाइस सिस्टम कि पहले CHC होता है, फिर PHC होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, फिर टर्शियरी केयर सेंटर्स जैसे अपना संजय गांधी है। तो देयर इज़ अ पिरामिड सिस्टम। लोगों को वो पिरामिड में जाना नहीं। जैसे आप फॉरेन में जाएंगे, आई हैव बीन टू कैनेडा एंड अमेरिका बोथ, तो वहाँ आपको अगर हर्निया हो तो योर अपॉइंटमेंट विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 7 months एंड दे वेट पेशेंटली फॉर दैट टर्न। अब यहाँ क्या है, मरीज चाहे कितना भी गरीब हो चाहे कितना भी अमीर हो, उसको क्या है कि आई शुड बी गिवन द प्रायोरिटी। मेरा मर्ज छोटा थोड़ी है, मुझे पहले जाना है। तो उसके कारण जो नेक्सस वाले लोग हैं वो लोग कमा रहे हैं। वो होता है ना कि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से। अपने पास इतना अच्छा सिस्टम है पर कोई उपयोग नहीं करना चाहता। आप मुझे बोल दीजिए कि अगर मुझे ही कुछ हो जाए तो पहले मैं CHC जाऊँगा, वहाँ से रिफ़र होकर PHC जाऊँगा, वहाँ से रिफ़र होकर टर्शियरी केयर जाऊँगा। इससे अच्छा या तो मैं डायरेक्ट प्राइवेट में दिखा दूँ तो मेरा टाइम बच जाएगा। तो आज के समय में टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। पीपल हैव मनी, ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा है, पर टाइम उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लोग पैसा खर्च करते हैं। अगर पैसा खर्च वो लोग करना चाहे तो कौन कहेगा कि भाई तुम हमें पैसे ना दो और सेवा करवाओ अपनी। ये बात है। आज के समय में ये भी देखा जा रहा है कि लोग डॉक्टरों से कंसल्ट करने के बजाय झाड़ फूंक पर भी विश्वास करते हैं, बाबाओं के पास चले जाते हैं और जब झाड़ फूंक कराते हैं और जब स्थिति क्रिटिकल हो जाती है या गंभीर सीरियस हो जाती है तब फिर वो डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो मैं एक ही बात कहूँगा कि राम ने जब लक्ष्मण को मूर्छा आई थी तो हनुमान जी को सुषेण वैद्य को लेने भेजा था लंकापुरी में। तो राम भगवान भी खुद भी झाड़ फूंक पे विश्वास नहीं किए, खुद प्रकट परब्रह्म होते हुए भी उन्होंने वैद्य की सलाह ली। तो अगर अपने शास्त्र इतना मतलब अगर राम भगवान वैद्य को बुला सकते हैं लक्ष्मण की मूर्छा उतारने के लिए, तो झाड़ फूंक में विश्वास करें कुछ नहीं होता। प्योर ढोंग धतुरावाद है, इसमें बिल्कुल विश्वास ना करे जनता, और डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए। और दूसरा, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाए। दूसरी एक बहुत अलार्मिंग चीज़ ये बताऊँ आपको कि रीवा और आसपास के इलाकों में विदाउट एनी डिग्री देयर आर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स who prescribe medicines which are very high power। उसको खाने के कारण मरीजों की आंख फट जाती है। एंड वी हैव सच पेशेंट, वी हैव ऑपरेटेड सच पेशेंट्स कि सिर्फ दवा के हाई डोज के कारण जिनकी आंख या पेट फट जाता है, हम परफोरेशन बोलते हैं जिसको। तो वी हैव ट्रीटेड सच पेशेंट्स। ऐसा बहुत जगह देखा जा रहा है। फिर इस पे ये भी बात उठती है कि ग्रामीण क्षेत्र या फिर जहाँ पे कम सुविधा युक्त है वहाँ पे डॉक्टरों की कमी की वजह से ऐसे जो झोला छाप जिन्हें हम डॉक्टर कहते हैं, झोला छाप डॉक्टर, बंगाली डॉक्टर, ये वहाँ बढ़ जाते हैं। इसमें ये है कि देखिए जो बंगाली डॉक्टर मतलब जो भी अपने आप को डॉक्टर्स बोलते हैं वो लोग या तो किसी क्लिनिक में थोड़ा 2-3 महीना काम करते हैं, 1-2 साल काम करते हैं, 3 साल काम करते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी ईजी परस्यूट टू बिकम अ डॉक्टर कि मुझे रिस्पेक्ट भी मिलेगा, गांव वाले मुझे ओहदा भी देंगे, और खाना पीना तो मतलब एक होता है ना कि मैं डॉक्टर हूँ वाला, तो उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे हम लोग तो एकदम तप के गुजरते हैं, 8 साल 10 साल 11 साल हम पढ़ाई करते हैं तब जाके हम डॉक्टर बनते हैं। वो लोग तो बिना डिग्री के ऐसे ही डॉक्टर बन जाते हैं। तो और वो जनता के लिए भी सुलभ है, उनकी फ़ीस भी कम है ना, वो फ़ी चार्ज करते हैं, वो बहुत कम फीस में 50 रुपये ले लिए, 100 रुपये ले लिए, पर इसका जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे आपको पेन किलर्स दे दी जाएगी या आपको कोई हायर एंटीबायोटिक दे दी जाएगी, बट दे डोंट थिंक ऑफ द साइड इफेक्ट्स दैट द पेशेंट विल सफ़र फ्रॉम। उनकी किडनी खराब हो जाएगी तब जाके लाखों का बिल बन जाएगा, उनका पेट फट जाएगा तब जाके बड़ी सर्जरी होगी तब लाखों का बिल बन जाएगा। तो ये पूरा एक आपको होलसम इसको देखना पड़ेगा इस सिचुएशन को। ये सिचुएशन ऐसा नहीं है कि छोटी सी प्रॉब्लम है और निपट जाएगी। तो ये पूरा ख़त्म करने के लिए हाँ मिनिस्ट्री वगैरह काम कर रहे हैं, बट ग्रामीणों में भी एक जागरूकता की आवश्यकता है कि डॉक्टर की डिग्री क्या है वो तो देख लें, क्या वो BAMS है, क्या वो BHMS है, क्या वो MBBS है। मतलब दोज हु आर क्वालिफाइड दे कैन ट्रीट पेशेंट्स इन देयर ओन फील्ड। जैसे आयुर्वेद वाले डॉक्टर्स भी बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, उनकी दवाइयों से करते हैं, पर उनके पास डिग्री है तब वो करते हैं। BHMS वाले भी करते हैं पर उनके पास डिग्री है। बंगाली डॉक्टर वगैरह क्या है, कुछ डिग्री नहीं है, दे आर हीदर एंड हीदर प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन, सो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। लोगों के बीच जागरूकता नहीं है, अभी भी एक मानसिकता है, ये सोच है कि एक इंजेक्शन लगा दीजिए आराम मिल जाएगा, बॉटल चढ़ा दीजिए आराम मिल जाएगा।
ये आज भी सोच चल रही है, चलन है। अगर उन्हें कोई तकलीफ है, 7 दिन से बुखार भी है, कुछ भी है, पाँव में दर्द है या फिर कमर में कोई दर्द है, तो वो इंजेक्शन और बॉटल के भरोसे बैठे हुए हैं। तो ये इसका जैसे अभी आपने मेडिकेशंस का बोला कि जेनेरिक मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं कर रही। आई विल गिव अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट एग्जांपल। व्हेन आई वाज इन फिलीपींस, my HOD of biochemistry was Dr. Santos and she was very rich, amazingly rich, मस्तांग चला के आती थी। She told me, she gave an example in her class कि वो मकाती हॉस्पिटल which is one of the best in the world, उस हॉस्पिटल में बैठी थी, तो एक रोल्स रॉयस में एक उसकी क्लाइंट आई और उतर के आई। Now she being a professor in biochemistry, she is expert in vitamins and how to treat cancer via vitamins. So she wrote prescriptions. उन्होंने लिखा मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स। वो बाहर गई, जो पेशेंट आई थी वो बाहर गई, दिखाया पर्चा मल्टीविटामिन, तो दैट वाज 10 पीसो पर टैबलेट। वहाँ पीसो चलता है करेंसी, मतलब मान लीजिए 10 रुपये ये एक टैबलेट। वो वापस आई डॉक्टर के पास, बोली इतनी सस्ती है, ये असर करेगी? तो डॉक्टर सांटोस ने क्या किया कि सेम कंपोजिशन जो ब्रांड महंगी दे रही थी 40 रुपये प्रति गोली, वो लिख दी और उसको वही पकड़ा दिया। वो जाके 40, हाँ ये बहुत अच्छी दवाई है। तो डॉक्टर होना वो दैट इज अ प्ले ऑफ मैनी कॉम्प्लेक्सिटीज। आपको पेशेंट को साइकेट्रिकली ट्रीट करना होता है, आपको फिजिकली ट्रीट करना होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, बीइंग अ सर्जन, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बोल रहा हूँ, मैंने जूनियर्स को भी यही सिखाया है और अपने गुरुओं से भी यही सीखा है कि ट्रीट ईच एंड एवरी पेशेंट एज योर फैमिली मेंबर। तब आप उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। दूसरी चीज, डोंट ओनली फोकस ऑन द बीमारी, वो पेशेंट है। आई डोंट ट्रीट डिसीज, आई ट्रीट अ पेशेंट। सो दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट। जैसे हर्निया का पेशेंट आपने बोला, तो मैं सिर्फ हर्निया ऑपरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं वो पेशेंट पे ऑपरेट कर रहा हूँ। तो पेशेंट की मनोस्थिति क्या होगी, उसको बेहोशी से डर लगेगा, बेहोशी के बाद उसको दर्द से डर लगेगा, उसको ये चिंता होगी या टाँके लग जाएंगे, घाव हो जाएगा, घाव पक तो नहीं जाएगा। तो देर आर मल्टीपल थिंग्स विच वी टेक इन टू अकाउंट। और अच्छा डॉक्टर वही होता है जो पेशेंट को ट्रीट करता है, वो रोग को ट्रीट नहीं करता। रोग तो सेकेंडरी, वो रोग के कारण मरीज हमारे पास आता है ना। तो रोग इज जस्ट अ रीजन दैट कनेक्ट्स द डॉक्टर विद द पेशेंट। जो मेन बात है, हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अंत में युवाओं को जो डॉक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन। अगर यू आर एबल टू हार्बर ऑल द वर्च्यूज, सारे संस्कार, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, टीचिंग, ये सब अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ डू ऑप्ट फॉर दिस प्रोफेशन। दिस प्रोफेशन गिव्स यू, यू नो, एक भगवान का दर्जा। जैसे अभी इंटरव्यू में बात हुई, बाकी कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें भगवान का दर्जा मिले आदमी को। ये एक प्रोफेशन है। बहुत सारे संत क्या है, बहुत सारी तपस्या कर भी ये नहीं पा पाते रिस्पेक्ट, जो हम सिर्फ डॉक्टर बन के पाल लेते हैं। तो युवाओं को तो वही संदेश है कि टारगेट वन थिंग, फोकस ऑन वन थिंग, और वो आपके पास आ ही जाएगा। MBBS होना कोई बड़ी बात नहीं, अब तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। पर अच्छा डॉक्टर कैसे बनना है, दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग एंड दैट शुड बी टॉट बाय टीचर्स। और हमको भरोसा है, हमने ऐसे टीचर से सीखा है और हम भी ऐसे ही सिखाएंगे आगे। तो बनना तो चाहिए। और समाज के लिए दूसरा संदेश ये है कि डॉक्टर्स भी इसी समाज का हिस्सा है। डॉक्टर्स कहीं एलियंस होके नहीं आते। तो सामंजस्य की स्थिति होनी चाहिए। जैसे इफ़ आई गो टू अ डॉक्टर, है ना, तो मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई शुड ओनली गेट द प्रायोरिटी। फिर डॉक्टर को पूरा अधिकार है कि वो जितना पैसा लेना चाहे वो ले। इफ़ द पेशेंट की मनोस्थिति वो होती है कि भाई आई शुड गेट द प्रायोरिटी, आई एम गिविंग द मनी, आई शुड गेट द प्रायोरिटी, देन डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इज डिफरेंट। बट इफ़ यू आर ट्रस्टिंग योर डॉक्टर, इफ़ यू आर रिस्पेक्टिंग अ डॉक्टर, तो मैं तो आज भी ये मानता हूँ कि प्लेसेबो इफेक्ट इतनी काम करती है कि अगर मैं जेम्स खिला दूँ तब भी मर्ज ठीक हो जाएगा। Being a good doctor is that thing that you need to treat a patient holistically. तो ये थे हमारे साथ आज सरोकार मुलाकात में डॉक्टर आशय द्विवेदी जी, जो कि एक जनरल सर्जन हैं और साथ में ही जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन रीवा के अध्यक्ष भी हैं।
आज इन्होंने हमारे सभी जिज्ञासाओं सवालों का विनम्रतापूर्वक सुना और इसका ही बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। तो फिर मिलेंगे कुछ और प्रभावशील विचारवान व्यक्तित्वों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।